छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। तो भाई आज का पहला क्वेश्चन है, माटी तिहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो माटी तिहार, हमारे छत्तीसगढ़ में माटी का मतलब होता है मिट्टी, धरती, और तिहार का मतलब होता है त्योहार। तो ध्यान रखेंगे, माटी तिहार मतलब कि धरती माता या फिर पृथ्वी को के प्रति अपना जो भी समर्पण है, श्रद्धा है, उसको व्यक्त करने के लिए यह पर्व मनाया जाता है, माटी तिहार। तो यह किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, यह आप लोगों को बताना है। तो ये जो है गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। प्रमुखतः ये बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है, विशेष करके ध्यान रखेंगे बस्तर क्षेत्र में। वैसे ना बस्तर क्षेत्र की जो दूसरी जनजातियां हैं, जैसे मुरिया हो गए, हल्बा हो गए, धुरवा, परजा, ये सब भी जो है माटी तिहार कार्यक्रम को मनाते हैं, मतलब कि इस त्योहार को, तिहार को मनाते हैं। तो गोंड जनजाति द्वारा बस्तर क्षेत्र में माटी तिहार। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है, रत्नदेव प्रथम के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो रत्नदेव प्रथम जो कि कलचुरी वंश के एक काफ़ी प्रसिद्ध शासक हुए, तो इनके विषय में क्या सही नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। पहला दिया है रतनपुर को राजधानी बनाई, भाई बिल्कुल सही है। जो रत्नदेव प्रथम थे उन्होंने जो है तुमाण के स्थान पर रतनपुर को अपनी राजधानी बनाई, तो वो पहला जो कथन है बिल्कुल सत्य है। दूसरा दिया है सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की, तो ये जो है ना गलत हो जाएगा, क्योंकि सकल कोसलाधिपति की उपाधि किसने धारण की थी? पृथ्वीदेव प्रथम ने। पृथ्वीदेव प्रथम द्वारा सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की गई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, काफ़ी बार पूछा गया है कि सकल कोसलाधिपति की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? तो पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी, न कि रत्नदेव प्रथम ने। तो ये कथन जो है असत्य हो जाएगा। अगला दिया है, तुमाण में रत्नेश्वर देवालय का निर्माण करवाया था। तुमाण जो कि कलचुरियों की प्रथम राजधानी थी, तो तुमाण में रत्नदेव प्रथम द्वारा रत्नेश्वर देवालय का निर्माण करवाया गया, ये बिल्कुल सही कथन है, तो ये भी सही होगा। मतलब अपने को क्या सत्य नहीं है ये बताना था ना हमको, तो हमारा जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा, ब हो जाएगा। खैर हम लोग बाकियों को भी देखते हैं, तो आखिरी देख लेते हैं। जाजलदेव प्रथम के रतनपुर अभिलेख के अनुसार रत्नदेव चोल का आक्रमण, राजेंद्र चोल का आक्रमण जिसमें रत्नदेव प्रथम मारा गया। तो देखिएगा, जाजलदेव प्रथम ये भी एक कलचुरी शासक था, तो जाजलदेव प्रथम के रतनपुर अभिलेख से ऐसा ज्ञात होता है कि रत्नदेव प्रथम के समय में राजेंद्र चोल का रतनपुर पर आक्रमण हुआ, और इस आक्रमण में जो रत्नदेव प्रथम था वह मारा गया। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस शासक के शासनकाल में चोल शासक राजेंद्र चोल का रतनपुर पर आक्रमण हुआ, तो रत्नदेव प्रथम के समय में। और यह जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? जाजलदेव प्रथम के रतनपुर अभिलेख से। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है पूछता ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब, जो गलत है, जो सत्य नहीं है वो बताना था ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजर्षि तुल्य कुल्य वंश के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो नीचे कुछ कथन दिए हुए हैं राजर्षि तुल्य कुल्य वंश के विषय में। राजर्षि तुल्य कुल्य वंश जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश था, मतलब कि पहला स्थानीय राजवंश। तो पहला ही कथन दिया है कि छत्तीसगढ़ का पहला स्थानीय राजवंश था, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है, केवल भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से इस वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिएगा, जो राजर्षि तुल्य कुल्य वंश है, इस वंश के विषय में हमको जो है जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो आरंग ताम्रपत्र से, केवल और केवल इसी आरंग ताम्रपत्र से हमें इस वंश के विषय में जानकारी मिलती है। इसके अलावा कोई भी दूसरा स्रोत नहीं है जिससे हमें राजर्षि तुल्य कुल्य वंश के विषय में जानकारी मिल सके। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है, दूसरा भी। तीसरा दिया हुआ है, गुप्त संवत 82 उत्कीर्ण है। तो देखिएगा, उस समय जितने भी राजवंश हुआ करते थे वो गुप्त संवत का प्रयोग करते थे। तो जो राजर्षि तुल्य कुल्य वंश का जो आरंग ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, इसमें गुप्त संवत उल्लेखित है। तो यहाँ बोल रहा है 82 उत्कीर्ण है, गुप्त संवत 82 उत्कीर्ण है, तो ये गलत है भाई। यहाँ पर 82 नहीं है, 182, 182, अथवा कुछ इतिहासकार इसको 282 भी मानते हैं। मतलब देखो क्या है, ये पत्थर पर लिखा हुआ है,
तो जो पहला वाला जो अंक है ना 1 या फिर 2, तो ये थोड़ा सा जो है अस्पष्ट है, मतलब कि इसको कुछ इतिहासकार 1 मानते हैं, कुछ इसको 2 मानते हैं। अगर 1 मानेंगे तो 182 होगा, 2 मानेंगे तो 282 होगा। तो ध्यान रखेंगे इसमें 82 उत्कीर्ण नहीं है, 182 अथवा 282 उत्कीर्ण है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक बार हम लोग इसको देखते हैं। राजर्षि तुल्य कुल्य वंश के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो हमको सत्य का चयन करना है या असत्य का, ये आगे हमको पता चलेगा। देख लेते हैं। तो कूट दिया है भाई, कूट में हमको तो ये नहीं बताया है कि सत्य देखना है कि असत्य देखना है, माफ़ी चाहूँगा मैं इसके लिए। तो यहाँ से पहला कथन दूसरा कथन ये दोनों सत्य हैं, तीसरा वाला असत्य है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दमनच नृत्य किस जनजाति में प्रचलित विवाह नृत्य है? दमनच, दमनच। तो देखिएगा ये जो दमनच नृत्य है ना, ये कोरवा जनजाति में प्रचलित है, दमनच। अब इस शब्द को समझिएगा, दमनच, दमनच। दम का मतलब होता है ताकत, दम का मतलब होता है ताकत, नच का मतलब होता है नाच। तो ये जो दमनच नृत्य है, जो कि कोरवा जनजाति में जब विवाह वगैरह होता है तो उस टाइम पर किया जाता है। दमनच नृत्य के विषय में बड़ा प्रसिद्ध है कि यह नृत्य भयोत्पादक है, मतलब कि अगर आप इसको देखेंगे तो देख करके डर जाएंगे। मतलब ये लोग बड़ा दमखम से नाचते होंगे, ताकत लगता होगा इसको नाचने के लिए, बड़ी मतलब हुंकार भरते होंगे, उछल कूद करते होंगे, पता नहीं किस टाइप से, मैं देखा नहीं हूँ। तो थोड़ा सा आप ऐसे इसको ध्यान रखेंगे कि दमनच मतलब बहुत ज़्यादा दम लगता है, इसी कारण इसको देखने में डर लगता है, मतलब कि ये भयोत्पादक नृत्य है, ऐसा पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा आभूषण बाजू में पहना जाता है? तो आपको बताना है कि कौन सा आभूषण बाजू में पहना जाता है। बाजू मतलब क्या होता है, जो बाँह होता है ना, कई सारे लोग बाजू भी नहीं समझते हैं। तो ये ऐसे हाथ हो गया, ये मानो, तो ये वाला जो भाग है ना, ये वाला जो भाग है इसको कहा जाता है बाजू, ये बाजू है। तो बाजू में मतलब बाँह में पहना जाने वाला आभूषण है। तो कौन सा आभूषण बाँह में पहना जाता है, तो आपको बताना है। तो देखिएगा इनमें से जो बाजूबंद है, ये तो है, बाजू लिखा हुआ है, नांग मुरी भी है, पहुंची भी है। उसके बाद जो चूड़ी है ना, ये कलाई में पहना जाता है, कलाई में। हरैया ये भी बाजू में पहना जाता है। देखो जो ये हो गया एक मानव, हाँ ये, तो ये जो है यहाँ से इतना दूर जो है ये बाजू कहलाएगा, इधर वाला हिस्सा कलाई कहलाएगा, और ये जो पूरा मिल करके यहाँ उंगलियों से लेकर के कंधे तक का ये हाथ कहलाएगा। ध्यान रखेंगे, अगर हाथ बोलता है तो ये सब जो है हाथ में पहना जाता है, लेकिन अगर स्पेशल बाजू कलाई बोलेगा ना, तो ये बाजू, ये बाजू, ये बाजू, ये बाजू, ये कलाई में। तो यहाँ पर 1 2 3 5 आपका आंसर होगा, 1 2 3 5, सॉरी हाँ 1 2 3 5, 1 2 3 5, मतलब ये जो द है ये आपका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्मा नृत्य प्रमुखतः किस जनजाति द्वारा किया जाता है? कर्मा नृत्य, तो भाई कर्मा नृत्य बड़ा फेमस है, तो आपको बताना है ये किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो जो कर्मा नृत्य है वैसे तो बहुत सारी जनजातियों द्वारा किया जाता है, लेकिन विशेष करके बैगा जनजाति में ये बड़ा प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, तो ये जो है ना सरगुजा विश्वविद्यालय, सरगुजा विश्वविद्यालय, इसका जो नाम है संत गहिरा गुरु के नाम पर रखा गया है, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय। तो ध्यान रखेंगे संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय। वहीं जो बिलासपुर विश्वविद्यालय है इसका नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। तो संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जनजातियों का लोकप्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है? जनजातियों का लोकप्रिय वाद्य यंत्र, भाई ये लोग बांसुरी भी बजाते हैं, मांदर भी बजाते हैं, ढोल भी बजाते हैं, तुरही भी बजाते हैं। तो इनका जो सबसे प्रिय है वो है मांदर, मांदर ये जो है इनका सबसे प्रिय वाद्य यंत्र है, मांदर। चाहे कोई भी जनजाति हो, अधिकतर जो है मांदर का प्रयोग करते हैं, चाहे गोंड हो, चाहे बैगा हो, चाहे कोई भी हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बौद्ध विहार के लिए विख्यात भोंगापाल किस जिले में स्थित है? भोंगापाल, तो यहाँ पर मतलब जो बौद्ध विहार प्राप्त हुए हैं भोंगापाल नामक
स्थान में, तो भाई ये किस जिले में स्थित है ये आप लोगों को बताना है। तो ये कोंडागांव जिले में स्थित है भोंगापाल। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, परंपरागत गीतकार जनजाति कौन सी है? परंपरागत गीतकार जनजाति, देखो गीत तो वैसे लगभग सभी जनजातियों द्वारा गाया जाता है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि परंपरागत गीतकार, मतलब कि ऐसी जनजाति जिनका गीत गाना परंपरा है, एक तरह से वह उनका पेशा है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना कि जो कोरकू जनजाति है उनका काम मिट्टी खोदने का काम है, खैरवार जनजाति कत्था निकालने का काम करती है। तो वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ जनजाति हैं जिनका पारंपरिक कार्य गीत गाना है, गीत गा करके वो जो है अपनी जीविका चलाते हैं, मतलब कि वो परंपरागत गीतकार हैं। तो कौन कौन से हैं भाई गीतकार, देख लेते हैं। जो पंवारा है ये भी गीतकार है, बसदेवा भी गीतकार हैं, देवार भी गीतकार हैं, प्रधान भी गीतकार हैं। लेकिन जो परजा जनजाति है जो बस्तर क्षेत्र में निवास करती है, जिनको धुरवा बोला जाता है, परजा को ना धुरवा बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। तो ये गीतकार जनजाति नहीं है, मतलब परंपरागत गीतकार नहीं है, गाना गाते हैं लेकिन परंपरागत नहीं है। तो परंपरागत गीतकार नाम याद रखना है आप लोगों को, अक्सर पूछा जाता है पंवारा, बसदेवा, देवार और प्रधान। तो 1 2 3 4 इसका आंसर होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 मतलब कि इसका उत्तर होगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।